हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव कुमार आज आप लोगों के समक्ष भारत जापान संबंध एक टॉपिक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है को लेकर उपस्थित हूँ। और ये 67वीं बीपीएससी मेंस के लिए, सीडीपीओ मेंस के लिए, एएओ मेंस के लिए और ऑडिटर मेंस के लिए अति उपयोगी रहने वाला है। मैं इसको डायरेक्ट भारत जापान संबंध प्रस्तुत कर रहा हूं। इसमें कई तरह के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, जैसे आपको 14वां शिखर सम्मेलन, साथ ही साथ क्वाड से संबंधित बातें, ये तमाम बातें पूछी जा सकती है। तो आपको जो है यहाँ पर मैं सिर्फ सहायक सामग्री के रूप में मैं यहाँ कुछ मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ। निश्चित रूप से आप लोग इन तमाम मटेरियल्स का यूज कर आप एक बेहतर नोट्स खुद तैयार कर सकते हैं। तो ये फाइनल नोट्स न माना जाए, ये आप लोगों को एक हेल्पिंग मटेरियल के तौर पर, सहायक सामग्री के तौर पर मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। यहाँ से कुछ तथ्य मिल जाए, ये मेरा उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य आप समझ ही गए होंगे। मैं ये चौथा वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ आप लोगों के समक्ष। तो चलिए, इसके पहले वाला वीडियो, ये चौथा या पांचवा है, ये पांचवा टॉपिक है। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि मैं किस तरह का मटेरियल प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये आप बार बार मैं कह रहा हूँ कि ये हेल्पिंग मटेरियल है, ना कि फाइनल कि आपको इसी को याद करके चले जाना है। ऐसी कोई बात नहीं है। आपको खुद इसमें मॉडिफाई करने की आवश्यकता है। आप खुद मॉडिफाई कीजिए, और क्या जुड़ना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए। आपका लैंग्वेज हो सकता है कि हमसे बहुत बेहतर हो। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। भारत जापान संबंध। तो जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा की भारत यात्रा जो 19-20 मार्च 2022 को संपन्न हुई, वास्तव में यह यात्रा ऐसे समय संपन्न हुई जब एक तरफ पूरा विश्व कोविड-19 के उपजे आर्थिक दंश से जूझ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ा युद्ध चिंता का विषय बना हुआ है। यानी कि वर्तमान समय में जो ये फूमियो किशिदा जापान के प्रधानमंत्री है, उनकी भारत यात्रा हुई है। क्यों हुई है? तो आपको पता होगा कि यहाँ पर 14वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करने के लिए वो आए हुए थे। तो ये उस समय है जो कि कोविड-19 की वजह से जो दंश झेल रहा है देश, वो आज भी झेल रहा है। ये स्थिति बना हुआ है। दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच जो छिड़ा हुआ युद्ध है, जो अब तक जारी है, ये चिंता का विषय बना हुआ है। चलिए, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर 14वें भारत जापान शिखर सम्मेलन में भाग लेने नई दिल्ली आए थे। इस सम्मेलन के दौरान भारत और जापान के बीच अनेक समझौतों ने सहयोग की एक अलग पटकथा लिख दी है। यानी कि देखिएगा, भारत और जापान के संबंध के बारे में देखें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर भारत काफ़ी लाभान्वित होता रहा है। तो आगे देखिएगा, मोदी सरकार के सत्तारूढ़ होने के पश्चात भारत जापान संबंध को एक नया आयाम मिला है, जिसका एहसास भी पूरी दुनिया कर रही है। यानी कि जब से मोदी सरकार बना है तो और जापान के बीच जो संबंध है, ये काफ़ी प्रगाढ़ होता जा रहा है। ये हम लोग देख सकते हैं, चूँकि आपको पता होगा कि भारत में जो बहुत ही टेक्नोलॉजी से संबंधित, खास करके जो मेट्रो ट्रेन है, विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं हैं, खास करके जो डिजिटलाइजेशन से संबंधित जो बातें हैं, ये तमाम बातें जापान के सहयोग से भारत पूरा कर रहा है। तो 2014 में सत्ता संभालने के बाद दक्षिण एशिया के बाहर अपनी पहली विदेश यात्रा जापान का ही किए थे मोदी जी, और तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो अबे के साथ अनेक व्यक्तिगत घनिष्ठ संबंध से पूरी दुनिया परिचित है। 2021 में प्रधानमंत्री के पद संभालने के बाद ब्रिटेन के बाद फूमियो किशिदा भी भारत की यात्रा किए थे। न सिर्फ मोदी जी, साथ ही साथ वहाँ के प्रधानमंत्री का भी रुझान भारत के प्रति बहुत ज़्यादा रहा है, जो अनायास ही नहीं है, क्योंकि जिस समय मोदी जापान यात्रा किए थे उस समय वो विदेश मंत्री थे। देखिए, जब जापान गए थे नरेंद्र मोदी, तो उस समय वहाँ ये फूमियो किशिदा थे, ये विदेश मंत्री थे। तो विदेश मंत्री की हैसियत से फूमियो किशिदा भारत की यात्रा भी
उस समय कर चुके थे। ऐसे में यदि अपेक्षा की जाए कि मोदी शिंजो अबे के बीच जो प्रगाढ़ता थी वो मोदी की सीधा में भी नजर आए तो यह अनुचित नहीं होगा। यानी कि जिस समय शिंजो अबे थे, जिनका हाल ही में उसको छुरा मार दिया गया था, ये सॉरी गोली मार दिया गया था, तो उस समय भी मोदी शिंजो के बीच जो है बहुत ही अच्छा रिलेशन था और उस समय वो विदेश मंत्री थे और वो अभी प्रधानमंत्री हैं। तो ये बिल्कुल कहना अनुचित नहीं होगा कि मोदी किशिदा के बीच भी बेहतर संबंध होगा। जापानी प्रधानमंत्री का भारत दौरा इसलिए भी ध्यान आकृष्ट करता है कि एक तरफ जहां भारत अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत जापान के कूटनीतिक संबंधों के 70 वर्ष जो है इसी वर्ष पूरा हो रहे हैं। अब भारत और जापान के बीच कूटनीतिक संबंध का ये 70वां वर्ष है और इसी वर्ष जो है भारत अपना आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। अब हम लोग देख लेते हैं 14वें शिखर सम्मेलन जो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, इसके कौन कौन से मुख्य समझौते हुए हैं। तो देखिएगा 14वें शिखर सम्मेलन में मुख्य रूप से 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं जो निम्न है। आप इसे हर हाल में याद रखिएगा और पॉइंट वाइज आप इसको लिख ही दीजिएगा। पहला है साइबर सुरक्षा, दूसरा है सतत शहरी विकास सहयोग और तीसरा है कनेक्टिविटी, जल आपूर्ति, सीवेज, जैव विविधता, बागवानी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऋण समझौता और चौथा है विकेंद्रीकृत घरेलू अपशिष्ट जल प्रबंधन। पांचवा है भारत जापान औद्योगिक प्रतिस्पर्धा भागीदारी रोड मैप। छठा है समग्र आर्थिक भागीदारी समझौते के अनुच्छेद 13 के अनुसार अनुच्छेद 7 में संशोधन किया गया है। अब इसमें देख लेते हैं शिखर सम्मेलन के बाद मीडिया को संयुक्त रूप से संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि भारत जापान भागीदारी को और गहन करना सिर्फ दोनों देशों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इससे हिंद प्रशांत क्षेत्र और पूरे विश्व के स्तर पर शांति, समृद्धि और स्थिरता को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि विश्व अब भी कोरोना और उसके दुष्प्रभावों से जूझ रहा है। हम देखिएगा ये पॉइंट वाइज कर दी हैं ताकि आपको याद रखने में बहुत ही सहूलियत हो। उसके बाद देश में समर्पित माल ढुलाई गलियारा और मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में जापान का सहयोग उल्लेखनीय रहा है। मैं पहले ही बताया कि जापान भारत को कई मामले में मदद कर रहा है और प्रगति, समृद्धि और साझेदारी भारत जापान संबंधों के आधार हैं। जापान अगले 5 वर्षों में भारत में अपने निवेश को बढ़ाकर 5 ट्रिलियन येन यानी 3.2 लाख करोड़ करेगा। जापानी प्रधानमंत्री ने भी कहा कि दोनों देशों को खुले और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए मिलकर काम करना चाहिए और इसके लिए अपने प्रयास करने चाहिए। उपर्युक्त तथ्यों के अलावा चीन की विस्तारवादी नीतियों से जापान एवं भारत दोनों ही चिंतित एवं किसी हद तक पीड़ित है। इसके मुख्य कारण हैं, देखिएगा मुख्य कारण क्या है जो भारत और चीन दोनों परेशान है। तो दोनों के साथ चीन के सीमा विवाद हैं। जिस तरह से भारत का चीन के साथ सीमा विवाद है उसी तरह चीन का जापान के साथ भी सीमा विवाद है। चीन की विस्तारवादी प्रवृत्ति का ही यह परिणाम है कि उसकी थल एवं जल सीमा को लेकर भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, फिलीपींस, म्यांमार, भूटान आदि राष्ट्रों के साथ विवाद रहा है। साथ ही चीन भी ये समझता है कि क्वाड देशों के निशाने पर वही है। क्वाड में 4 देश होता है, आपको पता होगा। उसके बाद देखिएगा भारत और जापान दोनों ही एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंतित रहे हैं। इसलिए चीन के बढ़ते प्रभाव को ध्वस्त करने के लिए भारत एवं जापान का एक दूसरे को सहयोग करना अति आवश्यक है। यही कारण से भारत पहले लुक ईस्ट पॉलिसी एवं बाद में एक्ट ईस्ट पॉलिसी का परवान चढ़ा रहा है। ये इन तथ्यों को अब जरूर डालिएगा दोस्तों संबंध में। चलिए उसके बाद देखिएगा बुलेट ट्रेन परियोजना, मालाबार युद्धाभ्यास, 2+2 वार्ता, CEPA यानी कि देखिएगा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता आदि द्वारा संबंधों को प्रगाढ़ करने में जुटा हुआ है। कई मुद्दों पर राय भी एकमत है, जैसे कि सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता, परमाणु हथियार मुक्त विश्व, आतंकवाद का विरोध, ये सभी के सभी जो है भारत भी सोचता है तो जापान भी सोचता है। अंततः यह कहा जा सकता है कि भारत और जापान चीन की नापाक हरकतों से परेशान है। दोनों देश एशिया को बहुध्रुवीय बनाए रखने के पक्षधर हैं। अन्य पक्षों के अतिरिक्त सामरिक एवं सैन्य क्षेत्र में इनके बीच बढ़ता सहयोग, उनके आपसी समझ
और क्षेत्र की शांति, स्थिरता एवं संतुलन को लेकर समझदारी भरी सोच का ही प्रतिबिंब है। यद्यपि प्राचीन काल से ही दोनों के बीच बौद्ध धर्म से लेकर आधुनिक भारत में सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज को सहायता प्रदान कर हमारे पक्ष को मजबूती प्रदान करने का काम जापान ने किया है। स्वतंत्र भारत में भी कई क्षेत्रों में सहयोगी है। सच भी यही है कि इन दोनों देशों की मित्रता न सिर्फ एशिया अपितु पूरे विश्व की शांति व प्रगति के लिए आवश्यक है। तो इस प्रकार दोस्तों भारत और चीन का भारत और जापान के बीच जो संबंध है कई मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि जापान का साथ न मिला हो तो निश्चित रूप से हम अपने विकास को उतना अधिक तुल्य नहीं दे सकते जितना कि जापान के साथ मिलकर दे रहे हैं। तो दोस्तों आज मैं इन सभी तथ्यों को आपके समक्ष प्रस्तुत किया हेल्पिंग मटेरियल के तौर पर। आप इसका प्रयोग कर एक बेहतर नोट्स, निश्चित रूप से आप यदि मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास भी कुछ ना कुछ मटेरियल होगा, तो उनसे आप कनेक्ट करके एक बेहतर मटेरियल, बेहतर नोट्स आप तैयार कीजिए और फाइनली एग्जाम में जाके छापिए। और स्टेट्स का आप निश्चित रूप से क्लास रेगुलर लीजिए, यहाँ से आपको कुछ न कुछ फ़ायदा होगा। यदि फ़ायदा होगा तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। और क्या सुधार चाहते हैं, किस तरह के मटेरियल चाहते हैं, कौन कौन से टॉपिक पे आपको दिक्कत है, ये भी आप ज़रूर हमको कमेंट कीजिएगा। निश्चित रूप से मैं आप लोग का मदद करता रहूँगा जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।